अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रेस क्लब डोडियाल लाइव स्टूडियो प्रोग्राम आज़ादी इजहार में आज हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अमजद अली हसन साहब एडवोकेट चकवाल, तो मैं जनाब अमजद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे प्रेस क्लब में तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आसफ भाई का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज ये मौका फराहम किया कि मैं यहाँ डोडियाल प्रेस क्लब आज़ादी इजहार लाइव प्रोग्राम में आपके सामने यहाँ पे हाजिर हूँ और अपनी राय का इजहार करूँ ताकि नाजरीन जो हैं उन तक मेरी और आपकी जो राय है वो मुश्तरका तौर पे पहुँच सके। मेरा आपसे सवाल पहले यही है कि मुझे आप बताइएगा कि आप सियासत में भी हैं और वकालत में भी हैं। ये दो बड़ी अजीब से मैंने कैफियत लगती है कि दोनों में आप बहुत अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से आपने इसको चूज भी किया और आप सरदार साहब के अच्छे कैंडिडेटों में शामिल होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में हमें बताइएगा। डॉक्टर साहब, जहाँ तक वकालत की बात है तो क्योंकि मेरे वालिद चौधरी अफरासियाब खान वो मेरी पैदाइश से पहले के इस प्रोफेशन में हैं और मेरे घर से मुझे इंस्पायरेशन मिली और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी तालीम और तालीम के बाद इस प्रोफेशन में जो मैं आया तो वो मेरा अपना एक शौक था और मैं इस प्रोफेशन में आया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस प्रोफेशन में जितनी मेरी हिम्मत है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स की जो बात है उसके मुतालिक भी मैं आपको गुजारिश करूं कि वो भी मैंने जब थोड़ा होश संभाला और जैसे ही मैं चकवाल कॉलेज में दाखिल हुआ तो चकवाल कॉलेज में फर्स्ट ईयर से मैंने पॉलिटिक्स का आगाज किया और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे मैं चकवाल कॉलेज का 1 साल MSF का मैं प्रेसिडेंट रहा, 2.5 साल तक मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल MSF का प्रेसिडेंट रहा और 2001 से मैंने सरदार गुलाम अब्बास साहब के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और वहां से फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन में आए और मैं अपनी यूसी चक उमरा यूसी थी हमारी उस वक्त, तो उसका मैं बतौर नाज़म भी मैंने परफॉर्म किया। तो डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि ये दोनों जो पेशे हैं पॉलिटिक्स और वकालत, ये दोनों अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, अगर प्रॉपर तरीके से अगर आवाम की खिदमत की जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी एक आपके इनर सेंस की तस्कीन कोई नहीं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप नाज़म रहे यूनियन कौंसिल चक उमरा के, तो अपने उस दौर में जब आप नाज़म थे तो यूनियन कौंसिल चक उमरा में क्या ऐसे तरक्याती काम करवाए हैं आपने जो कि आपके लिए आज भी आप समझते हैं कि बाइस इज्जत और बाइस फख्र है? आसिफ भाई, नाज़म जब मैं रहा, मुझसे पहले 5 साल मेरे मामू थे चौधरी फकीर मोहम्मद साहब, वो नाज़म थे सरदार ग्रुप से और उनका भी जितना प्रैक्टिकल वर्क था वो तकरीबन मैं ही करता था। उसके बाद फिर 2005 से 2010 तक मैं नाज़म रहा। सबसे पहले तो मैं बड़े शानदार अल्फाज में मैं अपनी दिल की गहराइयों से परवेज मुशर्रफ साहब के लिए मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफरत फरमाए कि उनका वो टाइम था और मुशर्रफ साहब उस वक्त क्योंकि रूल कर रहे थे पाकिस्तान में और ये हम सारे उनकी एक टीम थे। उसके बाद फिर सरदार गुलाम अब्बास साहब का मैं अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी के बाद इंतहाई मशकूर हूँ कि उनके उस ग्रुप में शामिल हुए और मुझे भी ये मौका मिला कि मैं लोकल पॉलिटिक्स में आके तो उनकी रहनुमाई से मैंने भी और हमारे बाकी भी जितने दोस्त थे अपनी अपनी यूनियन काउंसिल्स में बड़े काम हो गए। मैं अपनी यूनियन काउंसिल का जिक्र करता हूं कि उस वक्त तकरीबन 17 गांव थे मेरी यूनियन काउंसिल में, काफी बड़ी यूनियन काउंसिल थी। यहाँ पे रोड्स भी बनी, यहाँ पे स्कूलों की अपग्रेडेशन भी हुई, यहाँ पे हमारे पास जो BHU चक उमरा है वहां पे भी हमने उस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती थी हमने वो प्रोवाइड की। और सबसे बढ़ के ये है कि मैं समझता हूं कि जो काम मुझे एक तस्कीन देता है वो ये है कि मेरे उस टाइम के अंदर या उससे लेके आज तक किसी एक बंदे के साथ भी कभी ये नहीं हुआ कि हमने अपने इख्तियारात का कोई नाजायज इस्तेमाल किया हो, खा वो हमारा कोई मुखालिफ भी, और किसी को हमने तकलीफ नहीं पहुंचने।
हल्का बंदियां हुई, आपकी यूनियन कौंसिल को ख़त्म कर दिया गया, और जो नई हल्कियां बंदियां हुई हैं उनमें यूनियन कौंसिल नंबर 1, यूनियन कौंसिल नंबर 2, इस तरह नंबरिंग की गई है। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जिस तरह फिल्म कसर की मिसाल ले लें, उसको तकरीबन यूनियन कौंसिल चकमरास यूनियन कौंसिल सिराल से निकाल कर आगे यूनियन कौंसिल नंबर 2 में किया गया है। तो क्या समझते हैं कि ये ठीक हुई हैं हल्का बंदियां, या आप क्योंकि कानूनदान हैं, आपने कोई इस बारे में कोई कानूनी चाराजोई भी की है, या अब तक जैसे हल्का हल्का बंदियां हुई हैं आप उससे इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं करता जी, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, क्योंकि जो हमारे पास यूनियन काउंसिल्स हैं इनकी अपनी एक तारीखी हैसियत है। 1961 से जब से ये लोकल बॉडी सिस्टम बना, उस वक्त ये यूनियन काउंसिल, इसको एक इकाई की हैसियत दी गई, और उस यूनियन काउंसिल का मकसद ये था कि उसके रेडियस में नजदीक तरीन जो गांव हैं उन गांवों को उसमें शामिल किया जाए, ताकि वहां पे लोगों के लिए वो उनका एक मरकज हो। पैदाइश, अमवात, निकाह, उनकी आर्बिट्रेशन, मुख्तलिफ उनके जो फैमिली मसाइल हैं वो, ताकि वहां पे एक सालसी काउंसिल और हल हो सकें। तो अब ये मौजूदा, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी ज्यादती की गई कि एक तो उन यूनियन काउंसिल्स के नाम ही खत्म कर दिए गए और उसको 1 2 3 4 वो गिनती के नंबर उनको दे दिए गए। दूसरा उसमें यह हुआ कि एक गांव को उठा के उस जो उन्होंने नई जो नंबरिंग वाली जो यूनियन काउंसिल बनाई उन गांवों के साथ मिला दिया गया जो उनसे 20 से 25 किलोमीटर दूर है, और लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो गया और लोगों के मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। इसलिए मैं किसी तौर पे उससे एग्री नहीं हूं। कोशिश मैंने अपनी हुकूमत का आप हिस्सा हैं, आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं, तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं? पीडीएम का हिस्सा तो बिल्कुल हम हैं, क्योंकि मैं सरदार अब्बास साहब की टीम में हूं, सरदार अब्बास साहब के साथ हूं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे मैं इस लिहाज से मुतमईन कोई नहीं हूं कि मौजूदा हुकूमत को अवाम के मसाइल कम करने चाहिए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक, आज तक वो इसमें कामयाब नहीं हुए। माशी मसाइल भी हैं और अदरवाइज भी, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जिस तरीके से यूनियंस काउंसिल खत्म की गई, इसी तरीके से सफाई के मामलात हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो लोगों को आसानी बहम पहुंचानी चाहिए, ये मेरा मैसेज भी है इस आज के इस फ्लोर से अपने जो हमारे डीसी हैं, डीपीओ हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो, उनका तो एक ही जवाब होता है कि हम तो बाहर आ गए, हम तो अब हैं कोई नहीं असेंबलियों के अंदर। चौधरी साहब, मैं अब सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि सरदार अब्बास साहब जो है बड़े पॉपुलर हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, तो क्या ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है, क्योंकि उनके कोई दोस्त नाराज हो गए, चले गए, क्या आने वाले दौर में वो लोग वापस आएंगे? और ये भी बताइएगा कि सरदार साहब को इलेक्शन में क्या इनके जाने से कोई नुकसान होगा? दोस्तों के जाने से जाहिर बात है जी, नुकसान तो जरूर होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा घिनौना खेल है कि इसका कोई पता नहीं चलता कि वक्त पे क्या होगा। आपका जो क्वेश्चन है कि जो दोस्त चले गए उससे नुकसान जरूर हुआ, मैं समझता हूं उससे नुकसान हुआ, मैं उसको एडमिट करता हूं, और मुझे यह भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यकीनन, क्योंकि जो दोस्त जो होते हैं वक्ती तौर पे अगर उनकी कोई नाराजगियां हो भी तो वो हल होनी चाहिए, दोस्तों को, दूसरे दोस्तों को कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मामला ना हो तो उसके बावजूद भी सरदार गुलाम अब्बास साहब का अपना एक वजूद है, और अब वो पीडीएम का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, और वहां पे भी हर जगह पे ग्रुपिंग मौजूद है। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो यकीनन एक ग्रुप आपके साथ होता है और एक ग्रुप आपके मुखालिफ होता है। हर गांव, हर आबादी की यही पोजीशन होती है। सरदार ग्रुप या सरदार गुलाम अब्बास खान जो कि आज मुस्लिम लीग नून में है, तो उनकी एक अपनी पहचान है, एक अपना वोट बैंक है। सरदार आफ्ताब अकबर खान जो कि सरदार गुलाम अब्बास ग्रुप को अब लीड कर रहे हैं, सरदार ग्रुप को लीड कर रहे हैं, क्या समझते हैं? इलेक्शन आता है, पीटीआई के टिकट से वो आते हैं, तो उस सूरत हाल में क्या कंडीशन बनेगी कि क्या सरदार गुलाम अब्बास खान ग्रुप उनको सपोर्ट करेगा, या जिस तरह के हालात चल रहे हैं
اس طرح کے حالات میں کیا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا جو ویژن ہے وہ تو کم از کم اس لحاظ سے بڑا کلیئر ہے کہ سردار غلام عباس صاحب کے جو دوست ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سردار غلام عباس صاحب کے حکم کے پابند ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ سردار غلام عباس صاحب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں۔ اس لیے اگر کل کوئی الیکشن میں اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو میرے خیال کے مطابق سردار غلام عباس صاحب کے ساتھ جو دوست کھڑے ہیں وہ وہی کام کریں گے جو سردار غلام عباس صاحب کا فیصلہ ہوگا۔ چوئی صاحب، آپ ماشاءاللہ اچھے نامی گرامی ایڈوکیٹوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ان میں بہت زیادہ شمار ہوتی ہے۔ مجھے چکوال کے عوام کو آپ ایز اے ایڈوکیٹ کیا مشورہ دیں گے؟ سر، چکوال کے عوام کو میں مشورہ دوں گا کہ موجودہ جو حالات ہیں ملک کے، مہنگائی ہے، مسائل ہیں لوگوں کے، تو تھوڑا سا اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں۔ خاص کر ہر روز عدالتوں میں جو فیملی معاملات آ رہے ہیں، جو میاں بیوی کے آپس میں اختلافات کے معاملات آ رہے ہیں، جو وہاں پہ میں دن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے ذلیل ہوتے دیکھتا ہوں، تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو صرف اور صرف آپ کی انا کی وجہ سے، آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ خواہ مخواہ کے معاملات بگاڑنے کی وجہ سے یہ جنم لیتے ہیں۔ تو ان معاملات کو کنٹرول کریں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگ ان چیزوں کے محتمل نہیں ہیں کہ ہم عدالتوں میں، تھانوں میں اور ان چیزوں میں ہم پڑے رہے۔ تو اس لیے کم از کم ان چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ شکریہ چوئی صاحب، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے پروگرام کو عزت بخشی، اور ناظرین آپ نے دیکھا، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پہلے کی طرح آج کا بھی یہ ہمارا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آئے گا، اور آپ ہمیں اپنا اچھا فیڈ بیک دیں گے، جس سے ہم مزید اگلے مہمان کے ساتھ اس سے زیادہ بہتر انداز سے سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔